आज बात करते हैं प्रथम मैथ का 5 संख्याओं का जो माध्य है कौन सा होगा, यानी कि जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा है वो मैथमेटिक्स के लिए VVI ही मानिएगा। कल हम कुछ बताए थे, पिछले वीडियो में मैंने 5 क्वेश्चन बताया था, फिर आज 8 क्वेश्चन बता रहे हैं जो ये सब VVI है। आप इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे तो मेरे ख्याल से आ ही जाना चाहिए। जैसा कि प्रथम 5 संख्याओं का माध्य कौन सा होगा, पहला क्वेश्चन है प्रथम 5 संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब माध्य निकालते हैं तो जो भी संख्या का निकालना होता है सभी संख्याओं का हम योगफल कर लेते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं जब लगातार संख्या है तो क्या करेंगे कि प्रथम 5 संख्या, तो पहले तो हम प्रथम 5 संख्या लेंगे, ठीक। क्या हो जाएगा प्रथम 5 संख्या, तो जैसे 1 2 3 4 और 5, ये मेरा 5 संख्या हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, तो टोटल संख्या यानी कि जब माध्य निकालना तो माध्य बराबर एक, हम जब लगातार संख्या तो ऐसा भी कह सकते हैं कि सभी संख्याओं का योगफल बट्टा संख्याओं का संख्या, जैसा कि औसत निकालते हैं उस हिसाब से, है ना। सभी संख्याओं का योग और बट्टा संख्या की संख्या, यानी कि कितना संख्या है, सभी संख्या का योग। ऐसा कह सकते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और संख्याओं की संख्या 1 2 3 4 5, कितना है 5। अब हम इसको करेंगे तो जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 बट्टे 5। इसको हम आराम से काटेंगे, कितना कैसे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि इसमें क्या है, प्रथम 5 संख्याओं का माध्य जो हमारा निकलेगा, क्या निकला, तो 3 निकल गया, ठीक है ना। हम कह सकते हैं आसानी से इसका आंसर जो होगा 3 हो जाएगा। प्रथम 5 संख्याओं का माध्य A में 3 था, B में 2 था, C में 2.5 था और D में 4 था। सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। जब भी माध्य कहें जिस पे कभी ऐसा रहता है सम संख्याओं का माध्य तो सब निकाल लेंगे, विषम का होता है ना, तो इस टाइप का ही आएगा। अगला क्वेश्चन जो आएगा वो कहता, 2 वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 दिया हुआ है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। आराम से बता सकते हैं आप लोग भी। चलिए, तो इसमें हम समझेंगे कि जब 2 वृत्तों का क्षेत्रफल दिया हो, कभी कभी कहेगा 2 वृत्तों का त्रिज्याएं दिया हुआ है तो अनुपात ज्ञात कीजिए, है ना, यानी क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो तो त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम सिंपल ये समझेंगे, जब क्षेत्रफल दिया हो और त्रिज्या, क्षेत्रफल दिया है और त्रिज्या का पूछ रहा है, तो त्रिज्या का पूछेगा तो हम उसका क्या करेंगे, तो वर्गमूल कर देंगे, यानी कि उसका 4:1 का जो है उसका हम क्या करेंगे, वर्ग निकाल देंगे। ये हमारा क्या निकल जाएगा, त्रिज्या का, जब क्षेत्रफल दिया हो तो, ठीक ना, त्रिज्या का अनुपात। तो 4 का कितना हो जाएगा, 2 और 1 का 1, यानी कि हम कह सकते हैं कितना हो जाएगा, 2:1 के अनुपात हो जाएगा। अगर कभी कभी ऐसा रहे कि वृत्त का त्रिज्या दिया हो और क्षेत्रफल निकालना तो उसका हम स्क्वायर कर देंगे। अगर इसी को मान लेते हैं, यहाँ क्या कहता त्रिज्या है और यहाँ क्या कहता क्षेत्रफल है, तो यहाँ इसी को क्या कहते हैं 4:1 है, तो क्षेत्रफल निकालना था, क्षेत्रफल का अनुपात, तो आराम से हम कहेंगे इसका स्क्वायर कर देते, तो 4 चौका 16 1 का 1, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक। तो समझ गए होंगे, जब त्रिज्या का अनुपात कहे तो क्या करना, उसका वर्गमूल निकाल देना है क्षेत्रफल का, और जब क्षेत्रफल का है तो त्रिज्या का स्क्वायर कर देना है, ठीक। यही हमारा हो जाएगा राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन जो मेरे पास आएगा वो कह रहा है, यदि tan थीटा √3 तो थीटा का मान कितना होगा। अगर tan थीटा √3 है तो थीटा का मान कितना होगा। तो ये तो सिंपल सी बात है, आप सभी को पता होगा कि tan थीटा अगर √3 है तो tan थीटा अगर √3 है
तो थीटा का मान कितना होगा, तो हम आराम से कह सकते हैं टेन थीटा बराबर √3। तो टेन थीटा √3 कितना डिग्री का वैल्यू है ना, √3 जो है मान याद किया हुआ है अनुपात में। तो टेन √3 जो है वह किसका वैल्यू, कितना डिग्री का वैल्यू है 10 में। तो कितना डिग्री का वैल्यू है 10 में, तो कहेंगे 10 60 डिग्री का वैल्यू है ना, याद होगा आप लोग को। तो अब यहाँ कहेंगे 10 से 10 क्या होगा, हट जाएगा, बचेगा हमको थीटा। कितना बचेगा, थीटा बराबर 60 डिग्री। अब यहाँ देखेंगे 60 डिग्री कहाँ है, डी में, आंसर मारेंगे डी। यदि टेन थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान क्या होगा, तो 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक, ये सब समझ रहे हैं, सब वैल्यू सूत्र होता है। इसी तरह अगर कहे cos +1 और cos 60 डिग्री +1 और cos 60 डिग्री -1 का मान क्या होगा, तो इसको भी हम क्या करेंगे, आराम से बना सकते हैं, हल कर लेंगे। cos 60 का वैल्यू पता होगा आप लोग को। ठीक, कितना होता, cos 60 का वैल्यू कितना होता, 1/2 होता है ना, 1/2 1, cos 60 का वैल्यू 1/2 +1 और cos 60 का वैल्यू फिर 1/2 -1। अब इसको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 2 × 2 / 2, ये सब तो पता होगा आपको। फिर इसको क्या करेंगे, 1 - 2 × 2 / 2। अब क्या करेंगे तो 3/2 हो जाएगा और एक माइनस में 2 हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 3/-1 बचेगा, यानी कि एक का कोई महत्व नहीं, एक बचा क्या, -3 बचा, यानी कि हमारा वैल्यू जो बनेगा क्या बनेगा, -3 बनेगा, यानी कि इसका आंसर क्या कहेंगे, -3 कहेंगे। बात समझ रहे होंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद 5वां क्वेश्चन चलते हैं। 5वां क्वेश्चन जो हमारा पास है वो कहता है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद f(x) बराबर x² + x + 1 के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा। तो अब यह सिंपल से हम बता रहे हैं कि अल्फा और बीटा हमको शून्य है। तो इस सिंपल सी बात, पहले तो हम देख लेते हैं ज्ञात क्या करना, 1/α + 1/बीटा। इसको हम देख रहे हैं कि भिन्न के जैसा है, भिन्न का जोड़ जैसा, तो हम बना ले इसको अल्फा × बीटा का जब एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा × बीटा, ये क्या हो जाएगा, बीटा + अल्फा। ठीक, क्या हो जाएगा, बीटा + अल्फा। आराम से बना सकते हैं इसको, तो अल्फा + बीटा बट्टा अल्फा × बीटा। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब जब बहुपद दिया हुआ f(x) बराबर x² + x + 1, इसमें हम मान लेते हैं थोड़ा सा, क्या होता है कि a बराबर कितना हो जाएगा, तो x² का गुणांक जो होता है उसको हम a कहते हैं, b बराबर कितना हो जाएगा, तो x का गुणांक को हम b कहते हैं, और c जो है अचर पद को हम c कहते हैं। तो a b c हमारा निकल गया। अब सूत्र याद होगा कि शून्यकों का योगफल जो होता है क्या होता है, -b/a होता है। उसके बाद अल्फा × बीटा बराबर क्या होता है, तो c/a होता है। कोई दिक्कत, समझ रहे होंगे बात को। अब -b/a, तो -b देख लेंगे, इसमें b कितना है, 1 है, लेकिन माइनस में a कितना है, 1 ही है, बट्टा c कितना है, 1 है, और फिर a कितना है, 1 ही है, यानी कि सब एक खत्म, बचेगा क्या, -1/1, यानी कि हमको जो निकलेगा 1 को कोई वैल्यू नहीं, मतलब बचेगा क्या हमारे पास, तो -1 ही बचेगा। अब इसमें हम देखेंगे क्या आंसर आ जाएगा, तो कहेंगे बी आंसर आ जाएगा ना। यदि अल्फा और बीटा बहुपद f(x) बराबर x² + x, ठीक ठीक है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद है तो f(x) बराबर x² इतना हो तो हम आराम से क्या करेंगे, ऐसे निकाल सकते हैं। अब दिक्कत हो तो कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग। चले, ठीक है। उसके बाद अगला जो आएगा 6ठा क्वेश्चन मेरे पास है, द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल और गुणनफल 2 और 15 दिया हुआ। इसमें जो मूलों का दिया हुआ, योगफल और गुणनफल दिया हुआ, वही बात है, ठीक है ना। इसको मिटा देते हैं। यदि अल्फा और बीटा का बहुपद f(x) और x² + x + 1
के मूल हो तो एक बट्टा अल्फा प्लस एक बट्टा बीटा का मान ज्ञात करना था, जो कि हमारा आंसर आया -1। ठीक है, इस तरह से कोई क्वेश्चन रहे हम बना सकते हैं। इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, जगह का दिक्कत है। चलिए अगला क्वेश्चन जो आएगा छठा, एक द्विघात बहुपद के मूल, मतलब कि द्विघात बहुपद का मूल दिया हुआ है, मूलों का योगफल दिया हुआ है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अल्फा और बीटा हमको दिया हुआ है कितना 2, मूलों का योगफल दिया हुआ कितना 2, और गुणनफल कितना है तो -15 है। तो गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना तो -15, दोनों दिया हुआ। अब यहाँ हम सिंपल से देखेंगे, ठीक, क्या हो जाता है यहाँ पे, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र जो होता है मेरा क्या होता है, तो होता है क्या -b/a। ठीक, तो यहाँ -b/a, नीचे कुछ नहीं तो एक दे सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा का भी देख लेते हैं, तो दिया हुआ -15, सूत्र क्या होता है c/a, यहाँ क्या हो जाएगा -15/1, यानी कि c के जगह -15 लग रहा है और b के जगह कितना लग रहा है 2 लग रहा है। ठीक, अब इसी आधार पर हम बता सकते हैं कि a हमारा निकल जाए। और बहुपद का व्यापक रूप जो होता है वह किस रूप का होता है ना, तो यहाँ हम करेंगे x² सब में दिखाई दे रहा, ठीक है, व्यापक रूप जो होता है इस प्रकार का x²। बहुपद का जो व्यापक रूप हो जाएगा वो हो जाएगा, यानी व्यापक द्विघात बहुपद के लिए तो कहेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस टाइप से हम डायरेक्ट भी यहाँ बना सकते थे ना, x² माइनस x² अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ, तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया 2, यहाँ लिखेंगे 2 और ये x का x, फिर अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा इंटू बीटा -15, तो लिखेंगे -15। अब हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ देखेंगे कौन सा मिल रहा है, x² - 2x - 15 या d मिल रहा है, सही आंसर क्या हो जाएगा d हो जाएगा। ठीक है, इस पर भी बनाना चाहे तो बन जाता। यहाँ हम ऐसा करते हैं कि x² में कितना देते हैं, x² गुना 1 आ रहा है a की जगह, तो 1 हमेशा 1 नहीं लिखा जाता, और फिर x होता है तो x की जगह पर क्या लिखेंगे, b की जगह कितना था, b की जगह कितना था, b की जगह 2 था तो 2 लिखेंगे, लेकिन क्या है माइनस वाला 2 है तो 2x हो जाएगा, और c की जगह कितना है, c की जगह -15 है तो -15 हो जाएगा। इस हिसाब से भी मेरा आंसर ऐसे आ जाएगा, वो व्यापक रूप से भी हम बना सकते हैं। ठीक, आगे जो है समझ गए होंगे, क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे, जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं बस बिहार बोर्ड से लेवल से ही है, जो ऐसा आने का संभावना पूरी तरह से रहेगा। निम्न में से कौन परिमेय संख्या थे, सिंपल भी आता है, जो परिमेय संख्या √3 परिमेय संख्या नहीं है, या परिमेय कहेंगे, ये भी ये हो जाएगी ना, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा b, सही आंसर क्या हो जाएगा b। ठीक है, सही आंसर इसका b हो जाएगा। निम्न में से कौन परिमेय संख्या √3, ये 2 √2 बट्टा √2 था तो √2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, 2 रूट ऐसे था तो इसको हम √2 कैंसिल, बचेगा 2, तो 2 क्या है एक परिमेय संख्या है, जब भी रूट में है ना, जिसका कोई वर्ग नहीं निकलता है तो हम वह परिमेय संख्या को ही मानते हैं। ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, और ये भी अपरिमेय है, ये अपरिमेय संख्या अपरिमेय ही होता है, इसलिए ये भी नहीं होगा, सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बिंदु -4 और 3 की स्थिति किस पाद में है, आप सोच रहे होंगे -4 और 3 जो है वो किस पाद में है, तो जब ग्राफ बनाते हैं तो देखे होंगे, ग्राफ जो बनाते हैं तो ऐसा देखने को मिलता है, ये x अक्ष होता है और इधर y अक्ष होता है। अब इधर जो होता है ये प्लस का चिन्ह होता है, और इधर जो होता है माइनस का चिन्ह होता है, फिर इधर प्लस का होता है और फिर इधर माइनस का होता है। इसको हम कहते हैं प्लस, हमेशा पहले x अक्ष पर देखा जाता है तो प्लस, और इधर क्या देखा जाता है प्लस, यानी दोनों प्लस प्लस। इधर देखते हैं पहले x तो माइनस, ऊपर जाते हैं तब प्लस, ये चिन्ह होता है माइनस प्लस, इधर आते तब माइनस, इधर में माइनस, यानी माइनस माइनस, इधर पहले प्लस और फिर माइनस, यानी कि प्लस माइनस। आप देख रहे होंगे कि इसको कहते हैं प्रथम पाद, एक कहते हैं द्वितीय पाद, इसको कहते हैं तृतीय पाद, इसको कहते हैं चतुर्थ पाद, 4 पाद है। तो अब इसमें चिन्ह देखेंगे, निशान देखेंगे कौन सा पाद का लगा हुआ है,
तो माइनस देख रहे हैं, तो माइनस किस में है, यहाँ पे है, इसमें नहीं कुछ का चिन्ह है यानी कि प्लस ही होगा, तो प्लस इसमें है, यानी कि हम कह सकते हैं द्वितीया। कौन सा कहेंगे, द्वितीया, है ना। बी आंसर हो जाएगा, किस में हो जाएगा, द्वितीया में। माइनस प्लस का चिन्ह किस में है, द्वितीय पाद में, तब कह सकते हैं दूसरा पाद में क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही वीडियो देखने के लिए कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।